हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्वेश्चन चल रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नीट वाले। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन 2017 वाला नीट का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1 करोड़ रुपए के लिए। मजाक कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है, पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो जरा समझते हैं क्या दिया है सवाल में। ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, लो जी, स्फीयर की शेप की ब्लैक बॉडी है विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आर, आर की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर है। इसमें से जो लगातार पावर निकल रही है, मतलब इसके अंदर से जो हीट निकल रही है, वो कितनी पावर की निकल रही है? वो है 450 वॉट की। 450 वॉट की पावर की इसमें से हीट निकल रही है। और टेम्परेचर इसका दे रखा है 500 केल्विन, इसका टेम्परेचर। ओके, इफ द रेडियस वर हाफ, मतलब इसकी अगर रेडियस आधी कर दें, चलो जी आधी कर दी, r/2 कर दी, r/2, और टेम्परेचर को डबल कर दें। टेम्परेचर हो गया इसका 500 था पहले, डबल करके 1000 कर दिया, 1000 केल्विन। ये हो गया टी डैश। रेडियस आधी हो गई, टेम्परेचर डबल हो गया, ठीक है। द पावर रेडिएटेड, अब इससे निकलने वाली पावर कितनी होगी, उसे कह दो पी डैश। ये निकालनी है, बहुत आसान सवाल है, स्टीफन्स लॉ से हो जाएगा। आप एक काम करो, किसी भी बॉडी से टी टेम्परेचर पे कितनी पावर बाहर निकलती है ब्लैक बॉडी से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बस। तो पावर का फॉर्मूला भाई साहब आपका होता है सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। ये आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। तो ये फॉर्मूला आप इसको लगा के पावर निकाल सकते हो, पता है ना ये बात। तो इसकी पावर हो गई सिग्मा ए टी की पावर 4। चलो ठीक है, अब ऐसे ही इसकी पावर हो जाएगी पी डैश, तो वो भी वही होगी सिग्मा ए, ए इसका एरिया, मान लो इसका एरिया A1 था, टेम्परेचर T1 था, तो सिग्मा A2 हो गया। अब इसका एरिया हो गया A2, इसका एरिया था A1, A2 और टेम्परेचर हो गया इसका T2 और उसकी पावर 4। अब एक की पावर पता है, दूसरे की पावर निकालनी है, तो चलो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो P बटे P डैश बराबर सिग्मा A1 T1 की पावर 4 बटे में सिग्मा A2 T2 की पावर 4। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया, A1 की वैल्यू रखो। तो अब आप ये बताओ, ये जो ब्लैक बॉडी है स्फीयर की शेप की है, और स्फीयर का जो बाहर का सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का, अगर उसकी रेडियस r है, r रेडियस का है, तो r रेडियस का सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया वो कितना होता है 4πr²। तो ये लगा दो यहाँ पे। तो पहले हो जाएगा A1 की वैल्यू 4πr² और टेम्परेचर इसका T है, ठीक है। अब नीचे A2 दूसरी बॉडी का सरफेस एरिया, तो उसका है 4πr, r इसकी क्या कर दिया आपने, आधी कर दी रेडियस, r/2 कर दी का स्क्वायर, और इनटू में t की पावर 4 करना था यहाँ ऊपर भी, तो t की पावर 4। अब टेम्परेचर डबल कर दिया, तो 2t की पावर 4। लो जी ये कर लो, चलो 4π से 4π कट गया, समझ गए ना क्या किया। अब ऊपर बचा r² t की पावर 4 बटे में ये बचा r² बटे में स्क्वायर करा 2 का स्क्वायर 4 इंटू में यहाँ 2 की पावर 4 करी तो 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू में t की पावर 4। r² से r² कट गया, t की पावर 4 से t की पावर 4 कट गया, 4 से इसको काटा तो 4 बचा, तो ये आ गया 1/4। P1 मतलब P बटे P डैश की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ से P डैश की वैल्यू निकाले तो 4P आ गई, मतलब जो इसकी बाद वाली पावर है पहले वाली पावर से 4 गुना हो गई। तो पहले वाली पावर कितनी थी सोचो, तो पहले वाली पावर थी 450, तो P की वैल्यू रख दो 450 इंटू में 4 कर लो, तो 1800 वॉट आ गया आंसर, 1800 वॉट।
तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी वेरी इजी सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल था। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। ध्यान से समझ समझ के करो, अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी इसी टाइप का सवाल है। इसमें क्या कहा है, एक मेटल रोड है, ये रही मेटल रोड। इसका टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर कह दो T1। पहले तो टेम्परेचर को हम केल्विन में यूज करते हैं, तो इसको 145 प्लस 273 से ऐड कर दो। 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 7 आपका 11, 1 हो गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया। 418 केल्विन आ गया। ये इसका टेम्परेचर आ गया पहले। अब इसका टेम्परेचर और इससे निकलने वाली पावर क्या दे दी, इतने टेम्परेचर पे जो पावर है P1 वो है 17 वॉट। अब दूसरी रोड है, मतलब यही रोड, इसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे 273 प्लस 273 और ऐड कर लो इसमें, 6 4 5 5 4 6 हो गया ये। तो ये आ गया आपका केल्विन, इतना केल्विन T2। अब इससे निकलने वाली जो पावर होगी वो कितनी होगी, P2 पूछा है। बहुत इजी, अभी ये सवाल करके आए हो आप। पावर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए, किसी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली पावर का, लेकिन ये तो दी नहीं कि ब्लैक बॉडी है, तो इसमें एक और टर्म आ जाती है सिग्मा एप्सिलॉन ए टी की पावर 4। ये पावर का फॉर्मूला होता है किसी नॉर्मल बॉडी के लिए। नॉर्मल बॉडी में ये एक्स्ट्रा आ जाता है एप्सिलॉन, ये बाकी ब्लैक बॉडी में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला होता है पावर का, मैं लिख देता हूं साइड में, वो होता है सिग्मा ए टी की पावर 4, और नॉर्मल बॉडी के लिए सिग्मा एप्सिलॉन ए टी की पावर 4। ये दो फॉर्मूले हैं। तो देखो मैं अब दूसरे वाला यूज किया मैंने यहाँ, तो यहां से पावर निकाली, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है P प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। देखो रॉड है, रॉड सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट है, उसी रॉड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना आप, उसका एरिया नहीं बढ़ा रहे, एरिया को जू का तू रख रहे हो, एप्सिलॉन की वैल्यू उसकी जू की तू है, तो सिर्फ पावर उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही। तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। तो यहां से P1 बटे P2 बराबर T1 की पावर 4 बटे T2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 17 वॉट, तो P1 को तो लिख लो यहां से 17 वॉट, और बटे P2 हमें निकालना है। ओके, बराबर T1 की वैल्यू कितनी आई थी 418, और बटे में 546, और उसकी पूरे की पावर 4। समझ गए ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी नहीं ज्यादा सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बिना ये होने वाला नहीं है, ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो चलो जरा मैं एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 17 बटे P2 बराबर, एक बार जरा इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, रुकिए। ये आ गया यहाँ से 418 और बटे 546 को डिवाइड करके आ गया 0.765, और उसकी पूरे की पावर 4। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसकी पावर 4 करके आ गया 0.343, 17 बटे P2। तो यहाँ से P2 की वैल्यू अगर निकालें तो वो आएगी 17 बटे में 0.343। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 49.56 वॉट। ऑप्शन चेक कर लो भाई, बैठ रहा क्या कोई सा, 49.6 ये बैठ गया। लो जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी नहीं काफी सारी कैलकुलेशन थी। ठीक है, वैसे आसान था सवाल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं, जरा देखते हैं क्या बोला। इसने कहा ए ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन,
एक ब्लैक बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, मैंने राउंड शेप में बना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 565,760 केल्विन। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी इस बॉडी से जो निकलती है 250 नैनोमीटर का जो रेडिएशन निकलता है इसके अंदर से, 250 नैनोमीटर का जो इसके अंदर से वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा है, उसकी एनर्जी तो है U1। फिर 500 वाला जो निकलता है, 500 नैनोमीटर वाला, उसकी एनर्जी है U2। और इसके अंदर से जो 1000 नैनोमीटर वाला निकल रहा, उसकी एनर्जी है U3। तीनों की अलग अलग एनर्जी है। अब ये बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। चलो यहां पे अगर हम वीन्स लॉ लगाएं, वीन्स लॉ, तो वो क्या था, किसी भी बॉडी से जिसका रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रहा होगा तो उसका टेम्परेचर और उसकी वेवलेंथ, उनको मल्टीप्लाई करके बी के इक्वल आएगा। उसका टेम्परेचर और उसकी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके बी के इक्वल। इसका मतलब अगर हम यहां से उसका टेम्परेचर निकालें, उसकी वेवलेंथ निकालें, अगर उसका टेम्परेचर पता है, अगर उसका टेम्परेचर पता है तो उसकी वेवलेंथ निकाल सकते बी बटे टी से। अब बी की वैल्यू 2.88 इंटू 10⁶, ठीक है, ये है नैनोमीटर केल्विन, ठीक है, बटे में टी की वैल्यू, इसका टेम्परेचर 5760 केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, ये नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो नैनोमीटर में आंसर देखें कितना बैठ रहा है, पूरा कंप्लीटली काट के ये 500 नैनोमीटर आ रहा है भाई, ये लैम्डा की। इसका मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर तो है 5760 केल्विन, और इस बॉडी में से सबसे ज्यादा जो हीट निकल रही है वो कौन सी वेवलेंथ की निकल रही है, या ये कह लो सबसे ज्यादा जो एनर्जी निकल रही है वो कौन सी वेवलेंथ की निकल रही है, 500 नैनोमीटर वाली, मतलब ये वाली। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब U2 सबसे बड़ा है, U2 U1 से भी बड़ा है, U2 U3 से भी बड़ा है। तो U2 बड़ा है U1 से भी और U2 बड़ा है U3 से भी। सबसे ज्यादा कौन सी निकल रही है, U2 वाली निकल रही है, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करो, कोई सा ऐसा है, देखो पहले में तो U3 0 दे रखा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यानी U3 0 होगा, क्योंकि जब इसमें से निकल रही है 1000 नैनोमीटर वाली तो निकल ही रही होगी, कम निकल रही होगी, ज्यादा नहीं निकल रही होगी। U1 बड़ा है U2 से, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा बैठ रहा, U2 U1 से बड़ा है, ये देखो ये वाला, तो U2 U1 से बड़ा, U1 0 है, सभी कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि U1 0 हो, तो सही बैठ रहा है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से ये आसानी से हो गया कि U2 बड़ा है U1 से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। देखो इसने क्या कहा है, इसमें बोला है इसने, ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन फ्लेम, एक आयरन के पीस को हीट किया गया फ्लेम के अंदर, ठीक है। इट फर्स्ट बिकम डल रेड, पहले तो उसका कलर रेड दिखाई दिया, फिर थोड़ी सी देर बाद इट बिकम्स रेडिश येलो, ठीक है, डल रेड के बाद फिर रेडिश येलो हो गया, वो येलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद फाइनली टर्न्स इनटू वाइट हॉट, फिर वो वाइट कलर का दिखाई देने लगा। तो वो कलर क्यों चेंज कर रहा है, जैसे जैसे उसको हम गर्म कर रहे हैं वो कलर क्यों चेंज करता है, तो उसको सही से एक्सप्लेन करता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक्चुअल ने वीन्स ने ये बताया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा,
T1 फिर T2 फिर T3, इस तरीके से टेम्परेचर मान लो बढ़ाते चले गए आप। तो उसमें से जो हीट निकलती है वो अलग अलग वेवलेंथ की निकलती है। तो पहले रेड कलर की वेवलेंथ की निकल रही है, फिर ज्यादा हीट निकल रही है येलो कलर की वेवलेंथ की, और फिर और ज्यादा निकल रही है व्हाइट कलर की वेवलेंथ की। तो इस तरीके से उसका कलर हमें चेंज दिखाई देगा। जब उसमें से हीट जो निकल रही है ज्यादा रेड वाली निकल रही है, तो इसलिए उसका कलर रेड दिखाई देता है। जब उसमें से हीट हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब उसमें से हीट जो है वो दूसरे कलर की ज्यादा निकलने लगेगी, तो वो येलो कलर का दिखाई दिया। फिर ऐसे ही उसमें और बढ़ा दिया तो हमें जो है वो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। तो सही बात तो यह है कि टेम्परेचर बदलने पर उसकी हीट जो उसके अंदर से निकल रही है वो अलग अलग वेवलेंथ की निकलती है, और ज्यादा जो हीट निकलती है, मतलब जिस वेवलेंथ की हीट ज्यादा निकलती है उसका वही कलर हमें नजर आता है, इसलिए उसका कलर बदलता है। ये इसको सही से एक्सप्लेन किसने किया था? वीन्स ने किया था। वीन्स ने बताया था ये कि आप ना किसी भी चीज को गर्म करो, तो जब आप उसे गर्म करते रहोगे तो उसके अंदर से जो हीट निकलेगी, वो हीट जिस वेवलेंथ की ज्यादा निकल रही होगी वही कलर वो आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बैठ गया बी, कि इस बात को सही से आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से समझ सकते हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी कौन देता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आसान था। चलिए अगले सवाल में आ चुके हैं। दो मेटल की रोड है, 1 और 2, सेम लेंथ, सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। ठीक है, और देयर थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। चलो बना लेते हैं। एक रोड ऐसी है, दूसरी रोड मेटल की रोड है, लेंथ सेम है दोनों की, तो इसकी L है, इसकी भी L है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी बराबर है, इधर T1 इधर T2, तो इसका भी इधर T1 मान लो, इधर T2, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। देयर थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 इसकी K2। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A1 इसका A2। पढ़ते जाओ, देखो यही लिख रहा है। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन, पहली वाली में जो हीट का चलने का रेट है, हीट के चलने के रेट को कहते हैं हीट करंट, उसको कह दो I1। वो दूसरी वाली से 4 टाइम्स ज्यादा है, मान लो दूसरी में है I2, तो I1 जो है 1 इज 4 टाइम्स दैट इन 2, तो I1 दूसरी वाली से 4 गुना ज्यादा दे रखा है। पहली वाली का हीटिंग रेट दूसरी वाली से 4 गुना ज्यादा है। चलो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है आपका के तो के फॉर्मूला याद होगा, मैं इधर लिख देता हूं साइड में। करंट, हीट करंट का फॉर्मूला होता है के ए डेल्टा टी और बटे में एल, ये याद रखना। के ए डेल्टा टी बटे में, तो के कितना है इस रोड का? K1, A1 डेल्टा टी T2 माइनस T1, और बटे में इसकी लेंथ L। ऐसे ही दूसरी वाली में करंट का फॉर्मूला कितना हुआ, मतलब करंट का फॉर्मूला लगा दिया दूसरी रोड में, उसमें भी K2 एरिया A2 T2 माइनस T1 और बटे में L, लेंथ L। दोनों को उठाओ और यहाँ रखो, यहाँ I1 की जगह उठा के रख दो और I2 की जगह उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ चुका है आपका K1 A1 T2 माइनस T1 और बटे में L बराबर 4 इंटू K2 A2 T2 माइनस T1 और बटे में L। L से L कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया K1 A1 बराबर 4 K2 A2। बिल्कुल आसान सा सवाल था, चेक कर लो कौन से मैच हो रहा है आपका आंसर। तो K1 A1 बराबर 4 K2 A2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बिल्कुल इजी सा सवाल था, कुछ नहीं है, बच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को सारी बात समझ में आई होगी इसकी। ठीक, आज के क्वेश्चंस आपने बढ़िया से मजे में लगाए होंगे, और क्वेश्चंस डेली का डेली किया करो, पेंडिंग कुछ मत छोड़ा करो यार। अगर सिलेक्शन पाना है ना, तो अपने आप में ना अलग बनना पड़ता है, औरों से अलग। अब औरों से अलग बनने में तकलीफ तो जरूर होती है, पर
सिलेक्शन उसी से होगा। एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर बनना, देखो बहुत मेहनत का काम है। चलिए बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन तो फिर हो ही जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। चलो बाकी कल मिलते हैं, कल करेंगे। ओके बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर ही दोगे आई थिंक सो। चलिए कल मिलेंगे।